बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल गैरत के नाम पर 1000 कत्ल होते हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की होती है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि गुज़िश्ता रोज़ एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जिसके मुताबिक 2 माह पहले ईद के मौके पर कोयटा के नवाही इलाके में एक औरत और मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन इस वाक़े की वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक औरत का सरेआम गोलियां मारकर कत्ल होना। जबकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और तब जाकर मालूम होता है कि बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आई है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके मुताबिक अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 2 माह पहले जब ये वाक़या हुआ था तब बलूचिस्तान हुकूमत कहाँ थी। इसके अलावा ये एक वाक़या तो हाईलाइट हो गया, मगर पाकिस्तान में सख्त कवानीन होने के बावजूद गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है, इसकी वजह क्या है और क्यों मुल्ज़िमान को सजा नहीं मिलती। प्रोग्राम का आज हमारा पहला सेगमेंट इसी सिलसिले में है और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जदीद रियासती और अदालती सिस्टम होने के बावजूद हम जिरगा सिस्टम को क्यों जड़ से ख़त्म नहीं कर सके हैं। इसके अलावा आज अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है, केपी में 11 और पंजाब की एक नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन हुए। पंजाब से नून लीग ने मार्का मार लिया, जबकि अगर हम लोग बात करें केपी के हवाले से तो वहां पर 11 नशिस्तों में जो एक फॉर्मूला तय हुआ था हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 और अपोजिशन ने यानी कि हुकूमत इत्तेहाद ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। इस इलेक्शन के बाद मुल्क की सियासी मंजरनामे पर जो तब्दीली आएगी उस पर तो बात होगी ही, लेकिन अपने माहिरीन से ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों सेनेट का इलेक्शन अशराफिया का खेल बन चुका है। आज जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी बड़ी तादाद में अरबपति उम्मीदवार ही मैदान में थे, जबकि नजरियाती कारकुनान जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इख्तलाफात खुलकर सामने आए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा की तरह मुख के सियासत करते हुए नजर आई। सेनेट इलेक्शन में अशराफे की उजारादारी क्यों है, इस पर भी डिटेल एनालिसिस जानेंगे। जबकि इसके अलावा जो चीन है उसके हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू होगी कि उसने दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर शुरू कर दी है, जो कि तिब्बत में शुरू किया गया, जिसे भारत अब वाटर बम समझ रहा है। इसकी वजह क्या है, इन सब टॉपिक्स पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, ताहिर मलिक साहब और डॉक्टर रुबाबा बलीदी साहिबा हैं, जो कि एडवाइज़र टू CM है ऑन वुमेन राइट्स। बलूचिस्तान में ये ख़वातीन की तरक्की के हवाले से जो हैं काम कर रही हैं। आप सबकी इजाज़त से ज़रा मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ पहले जाना चाहूँगी। डॉक्टर साहिबा चलें, जैसे ही डॉक्टर साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद होती है मुझे बताइएगा। रज़ी साहब स्टूडियो से स्टार्ट करते हैं। रज़ी साहब, बड़े ही अफसोस की बात है, ये वाक़या जिस वक्त रूनुमा होता है वीडियो की सूरत में, उस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत को मालूम होता है कि बलूचिस्तान में कोई खुली कचहरी लगी है। लाइसेंस टू किल किसी को जारी किया गया है, जिसने अपनी ही अदालत लगाई, वहीं पर फैसला किया और वहीं पर इंसाफ करके 2 लोगों को कत्ल करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। और आज जब वो रियासती निज़ाम की अदालत में मुल्ज़िम बनकर जाता है तो वहाँ पर हमारी अदालत सिर्फ उससे 1 रोज़ा जुडिशल रिमांड देती है। देखिए, इस वक्त दोनों तरफ से हकायक जो है वो सामने आ गए हुए हैं और गुज़िश्ता कोई 48 घंटे से ये मामला, बल्कि 72 घंटे से ये मामला सोशल मीडिया पे है। पहले 48 घंटे वन साइडेड चलता रहा, फिर उनके CM साहब आए, उन्होंने भी कुछ कहा, फिर वहाँ पे कुछ जर्नलिस्टों ने भी बताया। ये जो मोहतरम है, इस के अंदर एक मोहतरम और मोहतरमा दोनों को कत्ल किया गया है पब्लिकली। मोहतरम जो हैं वो किसी और जगह के ऊपर हैं, शादीशुदा, और मोहतरमा किसी और जगह पे। मोहतरमा के 5 बच्चे हैं, मोहतरम के मरहूम के 4 बच्चे हैं। लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है इस बात का कि उन्होंने कोई गलत हरकत की है। अब अगर कानून मौजूद है इस मुल्क के अंदर और उस कानून के तहत ताज़ीराती सज़ाएँ मौजूद हैं, तो फिर किसी जरगे को ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो उन खातून और हज़रत को पहले बुलाए कि हम आपको माफ़ करने लगें और वहाँ पे उनको पहले ये फ़ैसला दे कि इनको आग लगा के मार दिया जाए और बाद में गोलियों से मार दिया जाए। बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे जाऊँगा। इस वक्त जो साबिक फाटा है वहाँ पर जिरगा की बहाली के लिए हुकूमत
और अपोजिशन की कुछ पार्टियां जो कि हुकूमत का भी बाज़ जगहों पे हिस्सा है और बाज़ जगहों पे नहीं है, उनके दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात हो रहे हैं ताहिर मलिक साहब कि फाटा के साबिक इलाके के अंदर भी जिरगा बहाल किया जाए और वो वहाँ पे चूँकि हम कानून की अमलदारी नहीं ला सकते, वहाँ पे चूँकि पुलिस हम भर्ती करके लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, तो जिरगे के हवाले कर दिए जाए वो तमाम अजला जिनको हमने बड़ी मुश्किल से घसीट के हिस्सा बनाया है और इन सालों के अंदर एक आने का काम नहीं किया। तो ना सिर्फ कि इस इशू के ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए और इसके ऊपर ना सिर्फ कि एक सर रजी साहब देखें, आवाज तो उठाई, सोशल मीडिया ने उठाई, और हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब जब सोशल मीडिया हरकत में आता है तब तब ऐसे मुलजिमों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में भी आपसे सवाल किया था कि जिसने खुली कचहरी लगा दी, एक खातून और एक मर्द को मारने के अहकाम जारी कर दिए और उनका कत्ल भी हो गया, उस शख्स को सर सिर्फ 1 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जाता है? 2 रोजा जेल नहीं भेजा जाता, रिमांड में दिया जाता है, तहवील में दिया जाता है। जाहिर है उसमें एविडेंस काफी है ना, एविडेंस मौजूद है आपके पास, उससे कोई चीज तो बरामद नहीं करनी, उसका सिर्फ अहकामात थे ना, उसने तो हुक्म दिया था और हुक्म देने से वो इनकारी भी नहीं है। और उसने तो मैंने अर्ज किया ना, उसने तो कहा था कि दोनों को सरेआम जला दिया जाए और ये भी बात रिकॉर्ड पे रहे कि उन दोनों को ये बहला फुसला के लाया गया था कि हम आपको माफ कर माफ किया गया था। कुछ ये इत्तलात भी मौसूल हो रही है कि अहले खाना ने एक दावत के तौर पर बुलाया था, खाना खिलाने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उन्हें वीराने में ले जाके उन्हें गोलियां मार दी। डॉक्टर रुबाबा वलीदी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हमने शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, इंतहाई दिलखराश वाकया, चाहे ये मैं एक औरत के कत्ल के हवाले से बात करूं, चाहे मैं एक मर्द के हवाले के कत्ल के हवाले से बात करूं, डॉक्टर साहब ये बताएगा कि आपकी जो डिपार्टमेंट है वो इस सिलसिले में अब तक क्या कुछ कर चुका है और आगे क्या करने का इरादा रखता है? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज की कि जुडिशियल एतबार से अगर देखा जाए तो क्या वहां पर जिरगा सिस्टम इतना मजबूत है कि जज साहब ने भी सिर्फ 2 रोज जुडिशियल रिमांड दिया, और दूसरा ये भी कि जितना स्ट्रॉन्ग वहां पर सरदारी निजाम है, बहुत सारे लोगों को शुकूक व शुबहात हैं कि आया कि वो शख्स जो जिसका नाम सरदार शेरबाज है वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा भी या नहीं? चलें, डॉक्टर साहबा से दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक कोई टेक्निकल ग्लिच है। मैं ताहिर मलिक साहब आपसे जानना चाह रही हूँ सर, मैं इसी सवाल की तरफ आऊँगी वापस कि इतना मरबूत वहाँ पर सर जिरगा सिस्टम मजबूत अंदाज में काम कर रहा है कि वहाँ पर कोई जो है ना रियासती मशीनरी, रियासती निज़ाम, किसी को उस चीज़ का खौफ नहीं है, किसी को इस मामले का डर नहीं है। 7 दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद हम बलूचिस्तान से जिरगा सिस्टम को ख़त्म नहीं कर पा रहे। देखिए, असल में जो बात आपका सवाल है उसका जवाब बड़ा सादा है। जब आप सवाल कर रही थे तो मुझे वो जनरल शरीफ, अपने हमारे जो डीजीपी और डीजीएसपी आ रहे हैं आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट जनरल, उनकी बात मुझे याद आ गई कि ये पाकिस्तान का जो 9 मई हुआ था, रियासत को चैलेंज किया गया था। ताहिर मलिक साहब, अगर मैं आप कथा कलामी की माजरत मुझे इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहिबा से गुफ्तगू कर लूं, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं, बात नहीं मेरी हो पा रही है। अब वो दोबारा से हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं, आपकी इजाजत से। डॉक्टर बाबा साहिबा, मेरा सवाल अगर आप सुन पाई हो, मैं पहले भी आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस वक्त जो आपका डिपार्टमेंट है और खुद वज़ीर आला के अहकामात के बाद क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है और क्या कुछ आगे किया जा सकता है? क्योंकि जिस हद तक वहां पर जिरगा सिस्टम मजबूत है, लोगों को बिलखुसूस कौम को शुकूक व शुबहात हैं कि आया कि वो शख्स जिसने कत्ल के अहकाम जारी किए और वो शख्स जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा भी या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बलूचिस्तान हुकूमत जो है वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल है, बिल्कुल। और इस मामले में जैसे ही ये चीज़ मालूम हुई, सीएम साहब ने फ़ौरन इसका नोटिस लिया, इस पे फ़ौरन सख्त कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में अब तक 11 से ज़ायद लोग जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं। और यकीनन ये हम इसको ये नहीं देख रहे कि ये मामला बहुत टाइट है, बल्कि इसको बड़ा सीरियसली लिया जा रहा है, क्योंकि ये 2 जानों का मामला था। और इसके लिए कोशिश यही है कि के ऊपर जो डिपार्टमेंट उसने 80 यानी एंटी टेररिज्म एक्ट की, और यकीनन ये कैफरे किरदार तक बिल्कुल पहुंचेंगे। जहाँ तक बात है मेरे डिपार्टमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और के हवाले से हम
पहले भी इस पे काम कर रहे थे और अब भी इसमें जो है मज़ीद तेज़ी आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ऑनर किलिंग्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसके लिए जो कानून साजी है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर रुबाबा साहबा, पहले भी कवानीन तो मौजूद है ना, कानून साजी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने कवानीन होने के बावजूद भी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं, और आपके डिपार्टमेंट में भी ये बहुत बड़ा सवाल निशान है, जो कि खवातीन की तरक्की के हवाले से काम कर रहा है, हुकूक निस्वा के हवाले से काम कर रहा है। आपको भी मालूम नहीं हुआ कि इतना बड़ा वाकया जो है वो बलूचिस्तान में पेश आ चुका है? ना ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती, ना इस कौम को पता चलता कि बलूचिस्तान के हालात क्या हैं, जिरगा सिस्टम किस किस्म के फैसले कर रहा है। और पता नहीं कितनी वीडियो देखिए, ऐसी इसमें पहली चीज़ तो ये है कि बलूचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बड़ी हार्श हैं। यहाँ के इलाके इतने बड़े और दूर दूर हैं और पॉपुलेशन बहुत स्केर्स है। आप इतने बड़े इलाके को चूंकि मॉनिटर नहीं कर सकते बिल्कुल हर उसमें, कहीं पे आपकी गवर्नमेंट की इतनी सारे इदारे वहाँ मौजूद नहीं हैं। जो रूरल एरियाज़ की मैं बात कर रही हूँ, मैं टाउन्स की बात नहीं करी, गांव देहातों की बात नहीं करी, ये वीराने हैं जहाँ पे इस तरह का कोई अमल होता है। और इसी सिलसिले में ये जो बात आप करें, इसमें जो वहाँ पर स्पेशल ब्रांच के डीएसपी थे उनको भी सीएम साहब ने मुअत्तल किया है कि ये क्यों चीज़ हुकूमत के नोटिस में नहीं लाई गई। जहाँ तक बात आपकी है कि कवानीन मौजूद हैं, तो कानून साजी देखें एक अहम सतून जरूर है। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, हम सुनने से कासिर हैं आपको। चले कानून मैं, साजी क्या वो कहना तो चाह रही थी? आप कुछ कानून साजी के हवाले से बात कर रही हैं डॉक्टर साहब? जी जी, आपने जो सवाल किया ना कि कवानीन मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हाँ जी। डेफिनेटली वी हैव लॉज, वी हैव वेरी गुड लेजिस्लेटिव प्रोसेस, वी हैव वेरी गुड लेजिस्लेशंस, लेकिन जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन जरा कमजोर है। लेकिन बड़ी तो बदकिस्मती की कानून बात है ना साजी डॉक्टर बिल्कुल साहबा, देखें पूरे मुल्क में के जो दीगर सूबे हैं वहां पर जिरगा सिस्टम मौजूद नहीं है, और ये कोई पहला वाकई नहीं कि जिसके ऊपर हम या ये जो अवाम है वो सीख पाए। ऐसे मुतअद्दिद वाकयात बलूचिस्तान में रूनुमा होते रहे हैं, और रजी साहब भी ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जो फैसला जो हुक्म दिया गया था वो जला देने का दिया गया था, वो तो उन्होंने गोली मारकर अपने दिल की आग को ठंडा किया उसके भाइयों ने। देखिए, जिरगा सिस्टम जो है हमारे एक पार्ट है, हमारे यहाँ जो एक समाजी ढांचा है उसका एक हिस्सा है, और देही इलाकों में स्पेशली बहुत ज्यादा इसका अमल दखल है। लेकिन रियासत हमेशा से कानून पर अमल करवाने की कोशिश करती है, और इस तरह के जिरगों के जो भी गैर कानूनी फैसले होते हैं या खवातीन के खिलाफ जो फैसले आते हैं उनको मुस्तरद किया जाता है, और कोशिश ये की जाती है कि आईनी तौर पर जो है उन मामलात को, उन कार्रवाइयों को देखा जाए और अदालती निज़ाम को मजबूत किया जाए, ताकि ये जो मामलात हैं वो कानूनी तरीके से हल हो सके। ठीक है डॉक्टर रुबाबा साहब, आखिरी आपसे सवाल लेना चाहती हूँ। कानून साजी तो जो होगी वो होगी, लेकिन आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो महकमा है, फौरी तौर पर किस किस्म के इक़दाम उठाएगा? क्योंकि आप कह रही हैं ना कि वीराने में जाकर हमें नहीं पता वहाँ पे कितने घर आबाद हैं, क्या क्या आबादी रह रही है। इस सिलसिले में अगर खवातीन की डेवलपमेंट पर काम होना है तो इस बात का डेटा किस तरह से रखा जाएगा कि वीराने में कौन कौन सी आबादियाँ हैं, कितने खवातीन वहाँ पर मौजूद हैं, कि उनको हुकूक मिल भी रहे हैं नहीं मिल रहे? इस तरह की चीज़ें हमारे पास बिल्कुल है। जैसे हेल्थ के हवाले से हमने कुछ डेवलपमेंट पार्टनर्स को ऑन बोर्ड दिया है, जो हमने इस्तेमाल भी किया है। जैसे हमारा रिहेबिलिटेशन जब हुई थी फ्लड्स के हवाले से, तो हमारे डिपार्टमेंट ने खवातीन की बहबूद के लिए उसमें इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए हमने आउटरीच प्रोग्राम्स बनाए थे और उन तक पहुंचे थे। लॉ के हवाले से भी ये है, क्योंकि मैं लॉ पर भी रह चुकी हूँ, हमने एक्टिव किया था, बल्कि हमने बरामद भी कराया है, जिसमें हमने जो हमारी विमेन लॉयर्स हैं उनका एक फोरम बनाया है, जहां पे हम फ्री लीगल एड भी देते हैं। ये डिपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे केसेस हमने इसमें सॉल्व भी किए हैं। जहां तक इस केस की बात है, देखिए इसमें माशरती जिम्मेदारी भी एक चीज़ है। हुकूमत और रियासत तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर ही रही है, लेकिन जब आप ये सवाल उठाते हैं कि ये वाकया पहले मंजर आम पे क्यों नहीं आया, तो देखिए वहाँ जब जो मकतूलीन हैं उनकी फैमिलीज़ ने कोई इस पे किसी ने FIR नहीं दर्ज करवाई, किसी ने इस पे कोई कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया, किसी ने नाइंसाफ़ी का भी इसमें वो नहीं किया कि हमारे साथ जुल्म हुआ।
तो ये भी अब जो इस पे मुकदमा दर्ज हुए हैं, ये भी रियासत और हुकूमत ही फॉलो अप करेगी इसका। ठीक है डॉक्टर साहबा, आपने इस मामले पर गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जहां पर आपने कहा ना कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है, मैं तो सोच में पड़ गई हूँ मलिक साहब, रियासत कैसी जिम्मेदारी निभा रही है कि ना ये वीडियो मंजर आम पर आती तो ना सरफराज बुगटी साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान के, उनको भी पता ना चलता, ना वो डीएसपी मुअत्तल होता जिसकी मुअत्तली की उन्होंने आज अहकामात जारी किए। क्या हम मौशरती जहनियत या मौशरती रवैयों पर डालकर रियासत बरी उस जिम्मा हो सकती है, दोनों हाथ उठा सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पहले जो बात कर रहा था 9 मई है, ये पाकिस्तान में गैरत के नाम पे दूसरा 9 मई हुआ है, क्योंकि जब पाक फौज के तर्जमान ने कहा था कि हम इसलिए नहीं ये 9 मई नहीं भूलेंगे कि ये रियासत पे हमला है, ये रियासत की जो वजूद है उसको चैलेंज है। मैं ये समझता हूँ उससे भी ज्यादा ये खतरनाक है, ये 9 मई से भी बड़ा है। और कमाल ये है कि आपका आज जो बलूचिस्तान की हाई कोर्ट है वो इसलिए उसने सो मोटो लिया है कि सोशल मीडिया पे इशू आ गया, हम ट्वीट पे ट्वीट सीएम साहब कर रहे हैं। और कमाल की बात है, रियासत की इससे ज्यादा और क्या तौहीन होगी कि सीएम साहब रीजन बता रहे हैं कत्ल की, वो रीजन बता रहे हैं कि ये मतलब गैर इखलाकी ताल्लुकात है। रियासत का ये काम नहीं है, रियासत का काम ये है कि ये कवानीन बने हैं। रियासत पाकिस्तान की जो है 25,000 अरब रुपए से चलती है, उसके पास अदालतें हैं, उसके पास पुलिस है, उसके पास जेल है, उसका सिस्टम है। ये सिस्टम का काम है, ये आपका ये मेरा काम नहीं है कि हम फैसला करें कि ये कत्ल सही हुआ है कि गलत हुआ है। जो पाकिस्तान का कानून कहता है कि ये कत्ल हुआ है, किसने किया है? ये मेरे ख्याल में रियासत ने खुद कत्ल किया है। जब आप ये आर्गूमेंट करेंगे कि बलूचिस्तान का रकबा बहुत बड़ा है, तो मेरे ज़हन में बैठे बिठाए आ रहा था कि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, उसमें एक स्टेट है टेक्सास, जिसको हम पाकिस्तानी टेक्सास बोलते हैं। तो टेक्सास में उसका जो एरिया है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा, और पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। चौथे बड़े मुल्क से अमेरिका की एक स्टेट बड़ी है। अब मैं आता हूँ आपके सऊदी अरेबिया पे। सऊदी अरेबिया की जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान से 6 गुना कम है, मगर उनकी जो जमीन है वो 5 गुना हमसे ज्यादा है। तो अगर ये आर्गूमेंट है तो मेरा ख्याल है फिर सारी जो बलूचिस्तान की पुलिस है पंजाब भेज दें, हमारे पास बड़ा बंदा है, यहाँ पे हम केसेस करते हैं। तो ये कोई आर्गूमेंट, ये मैं समझता हूँ सीधा सीधा रियासत का फेलियर है। और ये हम बाज नहीं आ रहे, हमें 80 साल से सबको पता है। तो ताहिर मलिक साहब, इस रियासती फेलियर में जिरगा सिस्टम को कितनी जल्दी जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा ताकि आइंदा इस किस्म के फैसले ना हो और इस किस्म से की जो दरिंदगी है वो किसी इंसान को देखने को ना मिले, ना सुनने को मिले? किसने करना है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, ये तो हमारे पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है, रियासती अदारों की जिम्मेदारी है। अगर ये रियासत 2 साल से नानी याद करा सकती है 9 मई वालों को कि उनकी जड़ों से उनको साफ कर दिए, तो यहाँ किधर है रियासत? वेयर इज रियासत? रियासत का ये काम है कि वो डीएसपी को फायर कर दे और सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दे कि ये क्योंकि नाजायज ताल्लुकात है। आप एक आर्गूमेंट कर रहे हैं, आपका काम ही नहीं आर्गूमेंट करना। आपको शर्म आनी चाहिए कि ये वाकया हुआ है, आप उसमें शर्मिंदगी करें और के कानून जाने। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम इसको सिस्टम के हवाले करने लगे हैं। मेरा हाल है ये डार्क एज की एक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि हमने 2025 में रहना है कि डार्क एज में रहना है। वैसे हमने फैसला किया हुआ है डार्क एज में रहने का, मगर मेरा ख्याल है कि इस पे रीथिंक करना चाहिए। अनवर रज़ा, मुझे ये बताइएगा कि सख्त कवानीन के बावजूद गैरत के नाम पर कत्ल होते रहते हैं। ये एक बलूचिस्तान नहीं, बहुत सारे मकामात पर किस्म के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बात स्पेसिफिकली बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पता है एक जो सिस्टम है जिसका नाम है जिरगा, वो इस हद तक मजबूत है कि उसके आगे ना तो पाकिस्तान की अदालतें हैं, ना ही पाकिस्तान का कानून है, ना ही कोई निज़ाम इंसाफ के तकाजे मौजूद हैं। बस फैसला दे दिया जाता है और लाइसेंस थमा दिया जाता है कि आप फलां को जाके कत्ल कर सकते हैं, फलां को जाके जला सकते हैं, रियासत बरी उज़्ज़िमा हो जाती है। आप बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि बलूचिस्तान में मर्द और ख़ातून का कत्ल जो है ये दौरे जहालत की एक बदतरीन मिसाल है, जिससे हमारे हुक्मरानों को सबक हासिल करने की ज़रूरत है। और दूसरी जो आपने जिरगे की बात की, देखिए हमारे यहाँ हमारे माशरे में जिरगा इसलिए उसका इनेकाद किया जाता है कि जो कमज़ोर है उसको उसके हक़ से महरूम किया जाए और जो ताकतवर है उसकी बालादस्ती को गरीबों पर मुसल्लत किया जाए। ये है जिरगे की डेफिनेशन। आप देखिए, मुझे बताइए कि जिरगे में जिस तरह लाकानूनियत होती है और जिस तरह के वहाँ पर फैसले किए जाते हैं, वो हमारे अदालती निज़ाम पर एक तमाचा है, वो हमारे इस कानून पर एक तमाचा है। क्या हमारे मुल्क में अगर ला पर अमल दरामद होता तो ऐसे वाक़यात होते? ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि ये वाक़या हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान बनने से लेके अब तक इतने बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। कभी एक वाक़े को आप एग्जाम्पल बनाते, किसी को हैंग किया होता, आपने फांसी सरेआम दी होती, तो मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात
किसी न किसी हद तक रुक सकते थे। चलिए अब आते हैं हम जरा दीन की तरफ। इसके कई पहलू हैं। आप मुझे बताएं, अगर गैरत के नाम पर औरत को कत्ल किया जा सकता है, दीन में इस्लाम में मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। अगर मर्द गैर अखलाकी हरकत करता है या गैर महरम से मरासिम रखता है तो औरत को गैरत के नाम पर कत्ल किया जा सकता है, तो मर्द को गैरत के नाम पर कत्ल नहीं किया जा सकता है। कैसी बेइंसाफी है! ये क्या इस्लाम है, ये क्या दीन है, ये क्या कानून है कि औरत चूंकि मजलूम है, आपके ज़ेरे असर है, ज़ेरे निगरानी है, उसको कत्ल कर दीजिए। मर्द चूंकि ताकतवर है, डोमिनेटिंग हमारी सोसाइटी है, उसको छोड़ दीजिए। अगर वो ये एक्ट औरत कर रही है तो वो कसूरवार है। अगर मर्द ये कसूर कर रहा है 4 शादियों की इजाज़त के बाद भी, तो वो कसूरवार नहीं। कैसा माशरा है, कैसा निज़ाम है! जब इस तरह का निज़ाम, इस तरह के कानून होंगे तो इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। फिर कोई भी हुकूमत होगी तो वो उस पर यह सवालिया निशान होगा। मुझे बताइए कि क्या बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस इदारे, पुलिस, लेविज, कितनी एजेंसियां वहाँ पर, उन्हें नहीं पता चल सका कि ये वाक़या है, 1 माह 1.5 माह पुराना वाक़या है। चलिए वाक़े का बाद में अगर सोशल मीडिया पर आया तभी आपने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? देखिए, अगर आप इस तरह के वाक़यात में इन्वॉल्व सरदारों को, ताकतवर अफराद को जब तक कड़ी सजा नहीं देंगे कानून इस किस्म के वाक़यात रिपोर्ट होते रहेंगे। बिल्कुल दुरुस्त आपने अनवर रज़ा। और अभी हाल ही में पिछले महीने का वाक़या है, सना यूसुफ का जिस तरीके से कत्ल किया गया, और फिर उसी रोज 2 रोज बाद एक खबर भी मिलती है कि एक बेटी ने चूंकि टैब डिलीट नहीं की थी तो उसके वालिद ने उसका कत्ल कर दिया। मतलब ये हमारे सामने कुछ इस किस्म के केसेस हैं। फिर 2 रोज पहले डोमेस्टिक वायलेंस की खबर आई, हमारी ही अपनी बिरादरी की एक खातून सहाफ़ी हैं, उनके साहब शौहर ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। न जाने हम किस किस्म की सोसाइटी में, किस किस्म के मुआशरे में रह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, तय तो ये हुआ था कि बिला मुकाबला नशिस्तें जो हैं उनके ऊपर कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन बहरहाल आज इलेक्शन हुआ और नताइज बड़ी ताज्जुब की बात है वही आए जो कि तय किए गए थे। 6 नशिस्तें PTI की, 5 नशिस्तें जो थी वो हुकूमत इत्तेहाद की। और बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं उसमें मुराद सईद, फैसल जावेद, पीर नूरुल हक कादरी साहब और मिर्ज़ा अफरीदी ये जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हुए हैं। एनीवेज, ये एक तरीके से तो यूं लगा, महसूस हुआ कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो अवामी नुमाइंदगी कुछ कम, अशराफे की उजरादारी ज़्यादा मालूम होते हैं। ताहिर मलिक साहब, सेनेट इलेक्शन के लिए नजरियाती कारकुनान को हर बार नज़रअंदाज किया जाता है और इस बार भी यही हुआ कि जो नजरियाती लोग थे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही क्यों ना हो, वो हमें रोते हुए भी नजर आए, क्या कहते हैं, तकलीफ में भी नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए, मीडिया टॉक करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है कि नतीजा तो वही हुआ जो स्कोर पहले से तय किया जा चुका था। ये मेरे से सवाल जी किया ताहिर मलिक साहब। हाँ, असल में देखें जी, ये जो सारा कुछ आप कह रही हैं, पहले तो ये अगर आप काश के ये ऐसा होता कि अशराफिया के सिर्फ इलेक्शन सेनेट तक महदूद होते। आपके सवाल से ऐसे मुझे शक पड़ रहा है कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन है वो बढ़ रहे हैं। तो ये आप अपनी करेक्शन कर लें। मैं रजी से डरता हूँ, इसलिए मैं बड़े अदब से बात की आपसे। तो ये बड़ा आपने मतलब खुले दिल इसको जरा सही करेक्ट करना जरूरी है। देखिए, असल सवाल ये है कि 2 चीजें इससे एक्सपोज हो रही हैं। एक तो एक्सपोज हो रही है कि आपको फैब्रिक पे जाना पड़ेगा वापस। जो आप कहते हैं जैसी आप बुनियाद बनाएंगे वैसी आपकी इमारत बनेगी। हाँ जी। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI का मौकफ सही है या कुछ है। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो हमारे इस वक्त जो इलेक्शन हुए थे उसमें कंसेंसस नहीं है। तो जब कोई भी सोसाइटी जो दुनिया की 5वीं बड़ी, 4थी बड़ी पॉपुलेशन हो और उसमें जब ये शक नहीं, ये यकीन हो लोगों को कि यहाँ इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, यहाँ पे जो मेरे नुमाइंदे वो मेरे नुमाइंदे नहीं, तो फिर सेनेटर की क्या जरूरत है? फिर ये मेरा MP MN है जिसने मुझे वोट देने। तो ये सारी बुनियाद ही गलत है, ये सारा टोपी ड्रामा है। पहली बात ये है। दूसरा, जो इसका जो पॉलिटिकली आज की सियासत से अगर आप मुझे कहेंगे तो उस पर मैं जवाब दूंगा कि मुझे बड़ा दुख होता है अपने क्योंकि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी जितनी क़यादत है उसमें इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर मैन, उसकी पार्टी भी पॉपुलर है। मुझे इतनी मतलब हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि यार क्या ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी नाम की चीज ही कोई नहीं है। हर वक्त लड़ाई विद इन पार्टी। अब सेनेटर लेना है तो जो आपने 5
अगस्त की तारीखें दी हैं, 2 साल जो एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आने लगी थी कि पार्टी विद इन द पार्टी होगी, तो जो 5 अगस्त की तारीख दी है उस पर क्या नतीजा निकलेगा? अनवर साहब मुझे ये बताइएगा, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो फिर लोग थे जो कि वावेला मचा रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखिए, अमीर मकाम वफाकी वजीर भी हैं, उनके जो भाई हैं वो अपोजिशन लीडर हैं ये केपी असम्बली में, और जो उनके साहबजादे हैं वो आज सेनेटर मुंतखब हुए हैं। कैसे नजरियाती लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, जो ना चूं करते हैं ना चां करते हैं? आप देखिए, ये तमाम सियासी जमातों का यही हाल है। एक उम्मीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता वो भी दम तोड़ती चली जा रही है। उसकी वजह देखें, अगर मेरा आर्गूमेंट ज़रा देखिएगा कि अगर ऐसा ना होता तो फिर आज दौलत के बलबूते पर सेनेट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और जो अपोजिशन के अरकान कामयाब हुए हैं वो ना होते, फिर आम आदमी आम कारकुन को सेनेट की नशिस्त दी जाती। दूसरी बात है, ये देखिए कि कितनी अजीब बात है कि 2 साल हो गए हैं कि एजेंसियाँ, पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, मुराद सईद को, तो वो भी सेंटर मुंतखब हो गए हैं। अब वो सेनेट में आएंगे क्या? सेनेट में आएंगे तो क्या एजेंसियों ने पकड़ेंगी, या वो बिल्कुल क्लीन हो गए हैं लॉन्ड्री में जाके? देखिए ना, ये सवालात अपनी जगह पर मौजूद है। तीसरी बात, मुझे बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन पर बैठकर सीटों का 6-5 के फार्मूले को तय करके क्या उन्होंने जो इंतखाबात के हवाले से उनका एक मुकदमा था उसे कमजोर नहीं किया? कि तो अनवर साहब मुझे ये बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बैठी हुकूमत इत्तेहाद के साथ और 5-6, जाहिर सी बात है हुकूमत इत्तेहाद की भी मर्जी थी तो ये मुकाबला जो है वो तय हुआ ना इसी तरीके से। बानी पीटीआई की रिहाई पर भी ये पीपल्स पार्टी, ये पीएमएलएन और जेयूवाई बैठेंगे और दिलवाएंगे रिहाई, कुछ मामलात पे मुकमुका वो भी करेंगे या नहीं? भाई क्यों बैठेंगे? देखिए ना, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जो चीज़ जिसको सूट करती है उसके लिए वो इकट्ठे बैठ जाते हैं, यही हमारी जमहूरियत है। तो देखे ना, आपने संडे इंतखाबात में अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन बैठ गई, हुकूमत बैठ गए जब, तो आपने नशिस्तें तय कर ली। और ताकतवर जो लोग थे, जो पैसे के, आप देखें ना, अरबपतियां हैं ना, आम आदमी कहाँ पर आया है? सेनेट इंतखाबात KPK में देख लीजिए, सारे अरबपतियां वहां पर आ गए, आम आदमी कहाँ पे गया? आप जो बात कर रही हैं, आप जरा उसको जरा समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ अपनी जमात को कमजोर किया है, उस पर नकब लगाया अली अमीन गंडापुर और इस तरह के लोगों ने, बल्कि बानी PTI की रिहाई के जो इम्कानात हैं वो भी हमें मध्यम होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब आप जी वो क्यों होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि जब इस तरह की पॉलिटिक्स की जाएगी, इस तरह की सियासत की जाएगी, तो फिर हालात यही होंगे। अब तो ना तहरीक चलेगी। याद है, मैंने आपको पहले भी आर्गूमेंट दिया था कि सेनेट इंतखाबात के बाद सब कुछ वाजे हो जाएगा। अब तो सब कुछ वाजे हो गया, मैच फिक्स है, अब आपने देख लिया। इसका मतलब ये है कि बानी PTI की रिहाई के लिए पार्टी के अंदर से लोग जो हैं वही सिंसियर नहीं हैं। हाँ, कौन सिंसियर हैं? जो जेलों के अंदर बैठे हैं वो चाहते हैं कि उन पर सख्तियाँ कम हों, उनकी बात कोई सुनता नहीं है। जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, बाहर बैठे वज़ारत आला इंजॉय कर रहे हैं, सेनेट की नशिस्तें इंजॉय कर रहे हैं, मेंबरान पार्लियामेंट बने हुए हैं, उनको क्या जरूरत है कि वो बानी PTI को बाहर ले आएंगे? जब बानी PTI बाहर आएंगे तो आपको पता है वो तो फिर बात पुरस करेंगे, पूछेंगे कि किसने क्या क्या किया। इसलिए मौका गनीमत जानते हुए सब जितना किरदार अदा कर सकते हैं बानी PTI को जेल से अंदर धकेलने के लिए वो धकेल रहे हैं। ठीक है। अब रिजवान रज़ी साहब मुझे ये बताएगा, जब हम लोग बात करते हैं सेनेट इलेक्शन में मुकमका की सियासत की, तो यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, या फिर दीगर जमातें भी, मतलब नून लीग वाले PP वालों को दे रहे हैं, PP वाले फलाने को वोट दे रहे हैं, फलाने वाले फलाने को वोट दे रहे हैं। सर, ये किस किस्म की नजरियात की सियासत है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सेनेट के अंदर चूंकि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी होती है वोट की, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पार्टी को दे के सेकंड प्रायोरिटी एक दूसरे को दे दिया करते हैं। असलम गिल साहब लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन रहे हैं। असलम गिल साहब जो थे वो इस सेकंड प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी की पंजाब के अंदर इलेक्शन हार गए थे, और डॉक्टर ज़हीरुद्दीन बाबर अवान साहब जो थे वो जीत गए थे इसी सेनेट के इलेक्शन में। वापस आ जाइए, मुझे आज बहुत मायूस किया ताहिर मलिक साहब ने। अच्छा। इन्होंने कहा कि कोई नज़रियाती कारकुन नहीं है। ताहिर मलिक साहब जो हैं, आप जो है इस प्रोग्राम के बाद फ़ौरन जाके ना अपनी नज़र चेक करवाएं। देखिए, नज़रियाती कारकुन नज़रियाती है सेनेटर तलहा महमूद, तो उसको नज़र आया ना कि मेरी JUI में दाल नहीं गलती, वो पीपल्स पार्टी में चला गया। नज़र आ रहा था उसको, भाई नज़रियाती था। इसी तरह वो जो है मिर्ज़ा अफरीदी साहब, उनको पता चला कि भाई मेरे ने गाड़ियों की इंपोर्ट और मोबाइलों की इंपोर्ट पे जो दिहाड़ी लगानी थी PTI के दौर में, अब मैंने कहाँ पे लगानी है, ठीक है ना? तो वो उन्हें वो एक जगह नजर आई, वो वहां पे चले गए। और दिलावर साहब जो हैं, दिलावर खान साहब, उन्हें पता है कि PMLN के अंदर अब उनकी जगह नहीं बनती और वहां से वो मुंतखब नहीं हो सकते। वो जमीयत उलमा इस्लाम में चले गए। यार मलिक साहब, एक तो आपको ना
नजरियाती का और गैर नजरियाती का फर्क मुझे दोबारा आपके साथ बैठ के ना पुराने वाली नशिस्तों में तो समझाना पड़ेगा। ये सारे नजरियाती हैं, इनको जिधर नजर आया है कि हम मुंतखब हो सकते हैं उधर बढ़ गए हैं, ये उधर चले गए हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि आपने बानी पीटीआई को ये सारी लॉट से एक्सक्लूड करने की कोशिश की। क्या चारों सेनेटर वही मुंतखब नहीं हुए जो उन्होंने जेल से लिस्ट फाइनल करके भेजी थी? वही मुंतखब हुए ना। उसके अंदर मिर्जा अफरीदी हो, उसमें भी बहुत सारे लोग शिकूक से बात जाहिर कर रहे हैं रजी साहब कि ये क्योंकि नाम जो है वो बैरिस्टर सैफ के थ्रू आए हैं, तो बैरिस्टर सैफ पे भी एक ऑब्जेक्शन, एक अदम एतमाद है वहां पर पाकिस्तान मतलब वो अपनी जगह पे वो जरा रौनक भी तो लगानी होती। अब देखिए 92 सीट्स हैं पीटीआई की, और अगर ये चाहते तो सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पे अपना ही एक पांचवा बंदा खड़ा करके जनरल सीट में उसे जितवा सकते थे। लेकिन इन्होंने सरेंडर किया है, इन्होंने अपने वोट जो थे वो बाकी पार्टियों के हक में दिए। एक मुख्तसर से सवाल ले लूं आपसे, मुझे ये बताइएगा, अपनी असेंबलियां लुटा कर अभी आपको लगता है पीटीआई ने कुछ सीखा? क्योंकि सीखा होता तो आज इतनी बड़ी न्यूमेरिकल पावर पोजीशन होने के बावजूद भी ये बिला मुकाबला की तरफ मत जाते। जी नहीं हो, पीटीआई को पता अगर होता कि हमारे दामन में जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं तो पीटीआई जरूर ओपन इलेक्शन की तरफ जाते। इन्होंने अपने कुछ वोट लेना भी गवारा नहीं किया कि उनकी बुनियाद के ऊपर हम 5वीं जनरल सीट खेले, और अगर वो 5 जनरल सीटें जीत जाते तो फिर 4 वो रिजर्व सीटें जीतते और 9 और 2 की रेशो से आज उनकी रिप्रेजेंटेशन होती। इन्होंने अपोजिशन अलायंस को सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत, ठंडा करके खाना चाहिए, ज्यादा गर्म भी खा लेना तो मुंह जल जाता है, 2/3 अक्सरियत हासिल करने में मदद की। और आज अपोजिशन अलायंस की या हुकूमती अलायंस फेडरल हुकूमत की 2/3 अक्सरियत सेनेट के अंदर पूरी होगी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आपको दोबारा से ज्वाइन बताएंगे कि चीन में दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर शुरू हो चुकी है, और ये खबर सुनते साथ ही पड़ोसी मुल्क भारत में खासी खलबली मच गई है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, चीन में दुनिया के सबसे बड़े डैम की तामीर शुरू होने वाली है और भारत में ये खबर सुनते साथ ही खलबली मच गई है। न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश में भी लोग इस खबर के बाद खासे परेशान नजर आते हैं। लेकिन वो आपने कहावत तो सुन रखी होंगी कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अब सवाल ये है कि भारत जो है वो इस डैम को किसी वाटर बम से कम तस्वुर नहीं कर रहा। मुझे ये बताइएगा रजी साहब, ये बेसिकली दरिया ब्रह्मपुत्र चीन का जो डैम मंसूबा है ये बेसिकली है क्या, और इसे वाटर बम क्यों कहा जा रहा है? देखिए, दरिया ब्रह्मपुत्र जो है वो चीन के इलाके तिब्बत से निकलता है, भारत से गुजरता है और फिर बांग्लादेश में जाके तबाही फैलाता है। तो बांग्लादेश को शदीद ज़रूरत है किसी ऐसे डैम की जो वो अपने इलाके में तो बना नहीं सकता, तो वो इस डैम की हमायत इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इसके अंदर चाइना ने परसों जब इफ्तिताह किया तो ऐलान किया कि जो नॉर्मल फ्लो है बैंक इस डैम का, इस दरिया का, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। लेकिन इन बारिशों के दिनों में जो अजाफी पानी आता है उसको स्टोर किया जाएगा दुनिया के सबसे बड़े डैम में, जिसकी मालियत 167 अरब 167 बिलियन डॉलर है। इतना हमारा ज़र मुबादला का गैर मुल्की कर्जा नहीं है, ठीक है, और इससे तकरीबन डबल हमारी जीडीपी है, 2.5-3 गुना। तो इतना बड़ी रकम वो खर्च करने जा रहा है। लेकिन इससे जो भारत जो हमारे लिए वो एक गड्ढा खोद रहा था वो उसके अंदर खुद गिरने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि भारत इस वक्त मिडल राइबेरियन बन गया, अपर राइबेरियन चाइना हो गया, दरमियान में भारत आ गया और आखिर में बांग्लादेश आ गया। तो भारत जो है वो अब इस पे चीखो पुकार कर रहा है, जबकि बांग्लादेश और चाइना दोनों इस डैम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह जब वो कहता है कि जनाब हमने ये जो सिंध तास मुआहदा उसको ख़त्म कर दिया, तो जो नया मुआहदा होगा वो भी इन्हीं असूलों के तहत होगा। चलिए अब आप सिंध तास मुआहदे पर पहुंचेंगे तो अनवर रज़ा, जबकि ये भारत ये खतरा भांप चुका है, तो आपको लगता है कि अपनी दुम में हल्की सी हलचल महसूस करते हुए वो सिंध तास मुआहदे पर नजरसानी करेगा? अरे आप देखिए कि जैसे को तैसा, जब आपने कहा मुकाफात अमल है, हाँ जी। ये अपर जो राइबेरियन की बात की ना रजी साहब ने, ये भारत हमारे ऊपर है, ऊपर से पानी वो छोड़ता है, कम करता है, रोक लेता है। चूँकि इसी तरह जो चाइना है वो अब अपर राइबेरियन पे है
ऊपर पे है, अब वो पानी रोके या छोड़े। अब आज जरा सिंध ताश मुआहदे पे आइए ना कि इंटरनेशनल, उन्होंने कहा मैं किसी मुआहदे को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ जी। तो भारत खुद अब जब चाइना भारत जब खुद कहता है जब चाइना पानी रोकेगा या पानी छोड़ेगा वो किसी इंटरनेशनल मुआहदे को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि भारत ने ये नज़ीर खुद कायम कर दिया। एक बात, दूसरी बात, सिंध ताश मुआहदा जो है उसको भारत ने एक तरफा तौर पर सस्पेंड कर दिया, जो कि नहीं कर सकता था। इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन खुल्लम खुला की है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन खुल्लम खुला करता है। आइंदा आने वाले वक्तों में पानी पर जंगें हुआ करेंगी। अब भारत को इसलिए ये अपनी मौत नज़र आ रही है कि उसे दिखाई दे रहा है कि अब वो खुद तो उन्होंने इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी नहीं की, अब अगर चाइना नहीं कहेगा तो वो किस तरह इंटरनेशनल लॉज की तरफ जा सकेगा, आलमी अदालत की तरफ जाएगा। लिहाजा अब ये जो डैम है ये भारत के लिए तो मौत का मंजर पेश करेगा। हमारे लिए इसलिए खुशाइंद है कि हमारे साथ जो भारत कर रहा है अब चीन भारत के साथ ऐसा करेगा जैसे को तैसा। तो ये मकाफात अमल है, इसमें पाकिस्तान को अब इस पर मेरा ख्याल है कि देखना होगा। और पाकिस्तान को चाइना जिस तरह पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उस हवाले से भी पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अब वो इसराइल अमेरिका और इसराइल है। अब आप गौर कीजिए ना, हम नहीं इसराइल है, आप जरा गौर कीजिए ना, हमने तो अपना एलाई जो था बता दिया कि चाइना है, उन्होंने अपना बता दिया इसराइल है। अब इसराइल आए ना, आकर जरा इनकी हिमायत करे। लिहाजा इस तरह के जो फैसले होते हैं वो सोच समझ कर करने चाहिए। इसीलिए इंटरनेशनल कवानीन बने हैं कि तमाम ममालिक के दरमियान जो अगर कोई तनाज़ा होता है उनको हल करने के लिए आलमी कवानीन की पासदारी की जाती है, जो कि इंडिया नहीं करता। अब ये गले की उनकी हड्डी बन जाएगा डैम। ताहिर मलिक साहब, ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद इसमें तो कोई शक नहीं है कि खत्ते में पाकिस्तान का असर और रसूख खासा मजबूत होता चला जा रहा है। आपको लगता है चूंकि अब ये भारत के अपने खुद के गले की हड्डी बनता जा रहा है, जैसे अनवर रजा भी कह रहे हैं, तो कोई पानी की तकसीम पर कोई नया मुआहदा तश्कील में आ सकता है? देखिए, असल में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया मुझे लगा है जो बलूचिस्तान से कोई इतनी मुख्तलिफ नहीं है लॉ एंड ऑर्डर में और सिविलाइजेशन में। मतलब मैं हासिल था कि ये इंडिया इतना अपने आप को गैरतमंद समझता कि अफरीदी ने एक ट्वीट किया तो उन्होंने, क्रिकेटर ने कहा जी हम पाकिस्तान से मैच नहीं खेलते, ठीक हो गया। एक एबटाबाद की लड़की है, उसने एक फिल्म में काम कर दिया तो नहीं जी ये फिल्म इंडिया में नहीं लग सकती, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा गैरतमंद है, उनको भी आजकल गैरत का हैजा हुआ है। मगर कमाल ये है कि अपना वजीर खारजा जो वो चाइना भेज दिया। तो मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा गंदे दौर में हम रह रहे हैं, सीधा माइट इज राइट है, यानी कि पाकिस्तान का पानी मैंने रोकना है और चाइना से कह रहे हैं चाचा जी मेरा पानी छੱਡ दो। तो मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि ठीक है इंडिया से जो हो रहा है, मगर हम भी तो सेलिब्रेशन में बिल्कुल नीम सोए हुए लोग हैं ना। इस जंग ने हमें क्या दिया है? पानी का मसला वहीं का वहीं है, टेररिज्म का मसला वहीं का वहीं है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन वहीं के वहीं है। और मुझे डर है कि अल्लाह ना करे कि इंडिया, आपको इस बात का अंदाजा है जिस शहर में मैं बैठा हूँ आप बैठे हैं, अगर रावी का पानी आज रात इंडिया छोड़ तो 20 लाख बंदा वहां सोया होता है रावी के बेड पे। हमने कोई हजारों तो ज्यादा कह के दर्जनों हमने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं। तो हमने तो कोई इस पे प्लान ही नहीं रखा। टॉक शो में हम ठीक है इंडिया को कह रहे जी हम जीत गए, मगर हमने किया क्या है? मेरा आपसे सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। ये पानी का इशू खत्म नहीं हुआ, ये आना ही आना है, गर्मियों में भी आना है, सर्दियों में आना है। पाकिस्तान को इस पे नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, हुक्मरानों को आगे आना चाहिए, लीड करना चाहिए। खाली इस तरह हम बड़े खतरनाक जोन में बैठे हुए हैं इस वक्त। ठीक है, फौरी तौर पर अगर ये मसला हल ना किया गया तो बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं रिजवान रज़ी साहब। और वाकई अगर ये हम दरिया रावी के हवाले से बात करें तो आज भी जो PDMA ने अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक अगले 7 रोज तक एक नया स्पेल शुरू होने जा रहा है इन बारिशों का। आज शुरू हो चुका जी, 21 वाले दिन वो स्पेल शुरू होना था। आज हम तो उस स्पेल की बारिश में भीगते हुए दफ्तर पहुंचे थे, ये प्रोग्राम करने के लिए स्टूडियो पहुंचे हैं। लेकिन ये स्पेल आगे भी 7 दिन कंटिन्यू करेगा। और इस वक्त जो इस्लामाबाद और पिंडी से कुछ दोस्तों ने विजुअल भेजी हैं सैदपुर की, वो भी कुछ मुनासिब नहीं है। और उसके अंदर एक दफ़ा फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ओवरफ्लो होता हुआ लग रहा है। और अब ये न्यू नॉर्मल है हमें। लेकिन रज़ी साहब यहाँ पे मेरे एक सवाल मुझे ये बताया, मुख्तसर रखूंगी मैं, कि PDMA के अलर्ट के बाद आपको लगता है कि हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है? देखिए, हुकूमत जितनी मर्जी तैयारी कर ले, दुनिया की नंबर 1 हुकूमत अमेरिका भी अगर तैयारी कर ले तो ये जो नेशनल डिजास्टर है या ये जो नेचुरल डिजास्टर हैं इनसे नहीं निपटा जा सकता। सिर्फ इनके इम्कानात को और इनकी तबाही को कम जरूर किया जा सकता है। चलें भी जो स्टॉप हुकूमत इसके ऊपर फिलफौर कोई, और ये जो 7 रोज़ा बारिश का स्पेल है इसके अंदर कोई जानी नुकसान ना हो और खुदारा लोगों की मदद जो है उसको भी हम यकीनी बनाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।